गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लेकर आए हैं आप सबके लिए आज से वन क्लास के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो कि जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2021-22 जो मार्च में लास्ट फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होता है, उसका आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक का वीडियो अपलोड करेंगे जो हर सब्जेक्ट का हर क्लास का होगा। तो हम आज हिंदी सब्जेक्ट का लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट का लेकर आए हुए हैं, क्लास 1 का है और ये पूरा क्वेश्चन बैंक जो भी वार्षिक क्वेश्चन आएंगे ये सारे इसमें आपको रहेंगे, जो भी वार्षिक परीक्षा में आएंगे सारे इसमें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब जो भी नीचे प्रश्न है सबका उत्तर देना है। कौन कौन क्वेश्चन आए हुए हैं आप सब अपना पेन कॉपी उठा लीजिएगा और ध्यान से नोट करते जाइएगा। अगर बीच में छूट जाए तो उसे पॉज करके रोक करके फिर से दोबारा देख लीजिएगा या दूसरे दिन फिर से रिटर्न देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर हमेशा पड़ा रहेगा आपके साथ। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है क नंबर पे कि असलम हाथी को रोज़ क्या देता था। असलम हाथी को रोज़ क्या देता था? तो याद रखिएगा कि असलम हाथी को रोज़ रोटी देता था। क्या देता था? तो रोटी देता था। ध्यान रहेगा, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सामने दिख रहा है, बैक करके भी देख सकते हैं और अगले दिन में फिर रिटर्न आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। नोट करते जाइए, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना हो, ताकि ज़्यादा लंबा होगा तो फिर बोरिंग भी होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन कि हमारे देश का नाम क्या है। सबको पता होगा कि अपने देश का नाम क्या है। तो हमारे देश का नाम भारत है, यह सभी को पता होगा। हमारे देश का नाम भारत है, ये क्वेश्चन में प्रश्न में आ सकता है, इसे याद रखिएगा अपने पेपर के लिए। ग नंबर है यहाँ पे कि लकड़हारा क्यों रो रहा था। तो लकड़हारा इसलिए रो रहा था क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। याद रखिएगा, लकड़हारा क्यों रो रहा था? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है घ नंबर कि विनय कैसा लड़का था। विनय कैसा लड़का था? तो विनय अच्छा लड़का था। याद रखिएगा, आपको जेहन में याद भी रहेगा इस सुनने से, और साथ में नोट कीजिए कॉपी पे, उससे भी रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट हो जाएंगे, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। आगे अंग नंबर दिया हुआ है कि किसान मजदूरों की खोज क्यों कर रहा था। जो किसान था वो मजदूरों की खोज क्यों कर रहा था। आप पाठ बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको सब ख्याल होगा किस पाठ से कौन सा प्रश्न है ये। तो किसान क्यों मजदूरों की खोज कर रहा था? क्योंकि किसान मजदूरों की खोज पेड़ कटवाने के लिए कर रहा था। क्यों कर रहा था? कि पेड़ कटवाने के लिए किसान मजदूरों की खोज कर रहा था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किन किन भाषाओं के विद्वान थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी, फारसी और उर्दू, यानी ये 3 भाषाओं के विद्वान थे, उर्दू, फारसी और अरबी। आगे है 6 नंबर, 6 मतलब 6 नहीं, च के बाद 6 ये चीज़ है। तालाब के नीचे कौन रहता था। तालाब के किनारे पे नीचे कौन रहता था? तो तालाब के किनारे ये नीचे उसके बगुला रहता था। याद रखिएगा, तालाब के किनारे नीचे कौन रहता था? तो बगुला रहता था। आगे है चौबे जी खड़ा होकर केला, क्या है? चौबे जी कहाँ खड़ा होकर केला खा रहे थे। चौबे जी कहाँ पर खड़ा होकर के केला खा रहे थे? तो इसका उत्तर है कि चौबे जी बीच सड़क पर, याद रखिएगा, साइड में नहीं, रोड के साइड में नहीं, बल्कि बीच सड़क पर खड़ा होकर केला खा रहे थे। कौन? चौबे जी। आगे बढ़ते हैं। झ नंबर, बापूजी का पूरा नाम क्या है। बापूजी, वही बापूजी महात्मा गांधी जी, उनका पूरा नाम पूछा जा रहा है कि बापूजी, उनको बापूजी प्यार से बोलते हैं। तो बापूजी का पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न में या आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, प्रश्न को जेहन में याद रखिएगा। तो बापूजी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या नाम है उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट यम में
किरण क्या संदेश देती है? आपके बुक में ये प्रश्न होगा, इसलिए यहाँ पे नोट किया गया है। ध्यान रखिएगा, अपना बुक पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। किरण क्या संदेश देती है? तो किरण आलस्य को दूर करने का संदेश देती है। किसको दूर करने का? तो आलस्य को। आलस्य को दूर करने का संदेश कौन देती है? तो याद रखिएगा, किरण। ठीक, आगे प्रश्न लिखते हैं। किस तरह का प्रश्न और हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे? चलिए तो आगे देख रहे हैं। यहाँ पे ट नंबर दिया हुआ है, बगीचा का दृश्य कैसा था? थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं ताकि आप सभी को फ्रेश दिखाई दे। चलिए, अब उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। बगीचा का दृश्य कैसा था? किसका दृश्य पूछ रहा है? तो बगीचा का। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बगीचा का दृश्य शुद्ध, स्वच्छ एवं ताजगी भरा था। याद रखिएगा, बगीचा का दृश्य कैसा था? तो शुद्ध, स्वच्छ एवं ताजगी भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो ठ नंबर दिया हुआ है, नीम के पेड़ से क्या बनाया जाता है? तो नीम के पेड़ से क्या बनाया जाता है? तो नीम के पेड़ से औषधि जो दवा होती है, तो नीम के पेड़ से औषधियाँ बनाई जाती है। हम उत्तर अपने आप नहीं कुछ भी लिखेंगे, बुक के अनुसार जो बुक कहेगा वही उत्तर यहाँ पे डाला जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा किस पाठ से कौन सा प्रश्न डाला गया है। इसमें से कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे भी, इसलिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। आगे चलते हैं। ये ड नंबर है, मक्खी का जन्म कहाँ होता है? मतलब मक्खी किस जगह पे जन्म उसका होता है? तो मक्खी का जन्म कूड़े में, ढेर और नालियों में होता है। ध्यान रखिएगा, मक्खी का जन्म कहाँ होता है? तो कूड़े में। कहाँ होता है? कूड़े में होता है जन्म। मक्खी का जन्म कूड़े में होता है, नालियों में होता है। और वहीं मक्खी हम लोगों के घर में बैठती है, किसी के खाने में बैठ जाती है, थाली में आकर के। तो हमें मक्खी को नहीं बैठने देना है अपने खाने में। ठीक, स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, याद रखेंगे। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर और बंदरिया ने क्या पहना था? जो बंदर बंदरिया जो मदारी में थे वो उन्होंने कौन सा ड्रेस किस तरह का पहने हुए थे? तो उसका यहाँ पे आंसर है कि बंदर ने कुर्ता पजामा और बंदरिया ने लहंगा पहन रखा था। फिर से एक बार बढ़िया से चिन्हित कर दे आप सभी को कि बंदर ने कुर्ता पजामा और बंदरिया ने लहंगा पहन रखा था। याद रखिएगा, अगर रोज़ वीडियो को देखिएगा तो देखने से भी आपको रोज़ प्रैक्टिस हो जाएगा। आराम से प्ले करके सामने रख देना है, छोड़ देना है। बिल्कुल वीडियो चल रहा है, आप सबका प्रैक्टिस सुनकर भी हो जाएगा। बिल्कुल जेहन में सारे के सारे प्रश्न उत्तर बैठ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़ा नंबर, भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तो आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ कहाँ गए थे। तो ये बुक में भी है। उसके साथ में आप सभी अगर रामायण देखे होंगे राम जी का, तो उसमें से भी पता चल जाएगा, ऐसे ही बिना याद किए, कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन गए थे। किसी शहर में घूमने नहीं गए थे, नहीं कहीं तीर्थ करने, वो वनवास गए थे, यानी कि वन गए थे। आगे नेक्स्ट ता नंबर है कि दीपावली, यानी दिवाली भी बोल सकते हैं उसे, दीपावली को और किस नाम से जाना जाता है? तो बोलते ही हैं दीपावली, दिवाली दोनों बोल देते हैं, दीपोत्सव भी बोल देते हैं। तो जो बुक में दिया हुआ है वो है कि दीपावली को दिवाली के नाम से जाना जाता है। तो इस सबको तो याद ही होगा। ये कोई सिंपल क्वेश्चन सा है कि दीपावली को और क्या कहा जाता है? तो दिवाली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। था नंबर, तिरंगा में कितने रंग होते हैं? सबको पता होगा तिरंगा। तिरंगा जो हम लोग झंडा फहराते हैं, जो भारत देश का शान है, तो उस तिरंगे में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। तिरंगे में कितने रंग? 3 रंग हैं। कौन कौन रंग हैं? तो केसरिया है, सफ़ेद है और हरा है। देखिए यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा। आपको दिखा दे रहे हैं सही से बड़ा करके। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, 3 रंग याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं।
होली के अवसर पर आप क्या करते हैं? आप समझिए कि आपके घर में अगर होली मनता होगा तो होली के अवसर पे क्या करते होंगे आप? तो जैसा कि होली हिंदुओं का त्यौहार है, तो होली के अवसर पर हम रंग, अबीर और गुलाल खेलते हैं। सब लोग को पता होगा ये होली के बारे में कि होली में क्या करते हैं, हम रंग अबीर खेलते हैं। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, केकड़े ने बगुले को कैसे मारा? केकड़े ने बगुले को, कौन मार रहा है? तो केकड़ा मार रहा है। किसको मार रहा है? बगुले को। कैसे मार रहा है? तो केकड़े ने अपने तेज पंजे से बगुले को मारा। अपने तेज पंजे से बगुले को मारा। कौन मारा? केकड़ा ने मारा। अगला क्वेश्चन है, उतानपाद नामक राजा की कितनी पत्नियां थी? उतानपाद राजा के बारे में पाठ में दिया हुआ है, तो उनके कितनी पत्नियां थी उनके बारे में जानेंगे। तो उनकी उतानपाद नामक राजा की 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2। राजा देखिए यहाँ पे भाई छूटा हुआ है। तो कौन कौन थी? तो एक सुनीति थी और दूसरी सुरुचि थी। आप अगर ध्रुव का कहानी सुने होंगे या सीरियल देखे होंगे भक्त ध्रुव का, तो उसमें भी आपको देखने को मिला होगा कि सुनीति और सुरुचि उतानपाद नामक राजा की 2 रानियां थीं। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के 3 बंदर क्या क्या संदेश देते थे? गांधी जी के 3 बंदर थे और तीनों बंदर अपना अलग अलग संदेश देते थे। क्या क्या देते थे? तो एक बंदर का नाम था बुरा मत बोलो, दूसरे का नाम था बुरा मत सुनो, तीसरे का देखिए यहाँ पे सब आपको दिखा दे रहे हैं, और तीसरा था कि बुरा, यहाँ पे ढक जा रहा है, यहाँ थोड़ा बड़ा करके आप सबको दिखा दे रहे हैं, बुरा मत देखो। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, न ही बुरा कहना है। गांधी जी के तीनों बंदर का यही संदेश था, यानी गांधी जी का ये संदेश था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ भी कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, हाँ या नहीं में उत्तर देना है 2 नंबर। तो पहला जो क नंबर पे दिया हुआ है कि विनय बहुत अच्छा लड़का था। अब आपको देखना है, बुक पढ़े होंगे तो विनय किस तरह का लड़का था, अच्छा था या बुरा था। अगर अच्छा था तो हाँ टिक कर देंगे, अच्छा नहीं था तो नहीं टिक कर देंगे। तो जैसा कि इसमें हम टिक भी लगा दिए हैं पहले से ही। तो विनय बहुत अच्छा लड़का था, तो हाँ सही बात है, विनय अच्छा लड़का था। दूसरा प्रश्न है ख में, सुनार लोहे का काम आसानी से करता है। अब आप बताइए यहाँ पे कि जो सुनार है उसे लोहे से क्या मतलब? सुनार को सोना से मतलब होगा, तो सुनार को लोहा से कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया, खारिज हो गया यहाँ पे, यानी कि इसमें गलत का टिक करेंगे हम लोग। ठीक, ग नंबर है कि विनय कभी कभी विद्यालय जाता था। तो नहीं, विनय अच्छा लड़का था, ये अभिनव नहीं है जो गंदे कपड़ा वस्त्र पहनकर विद्यालय जाया करता था, ये विनय है, दूसरा बच्चा है। जो विनय है ये विद्यालय कभी कभी नहीं बल्कि रोज़ जाया करता था। पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि विनय कभी कभी विद्यालय जाता था, यानी कि ये गलत चीज़ है, नहीं। तो ये हम गलत चीज़ कह रहा है ना, तो गलत का लिख देंगे नहीं, क्योंकि वो रोज़ जाता था। आगे, हमें अपने सभी काम परिश्रम से करनी चाहिए। अपनी सोच से, ये खुद अपने सोच से ही अब विकसित कर लेना है कि हाँ इसमें क्या होगा। इस बुक तो पलटना भी नहीं पड़ेगा ये प्रश्न के लिए कि हमें अपने सभी काम परिश्रम से करनी चाहिए। तो हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, काम तो परिश्रम से ही किया जाएगा ना, तो हमें सभी काम अपना परिश्रम से ही करना चाहिए। सही, आगे बढ़ते हैं। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप से उड़ जाता है। जब सूर्य की गर्मी होगी तो समुद्र का पानी भाप से उड़ जाएगा। जब गर्मी होगी, पानी जब गर्म होगा तो भाप बनकर उड़ेगा ही उड़ेगा। आप इसे प्रैक्टिकली रूप से देख सकते हैं कि अगर आप थोड़े से कटोरे में पानी अगर अपने यहाँ चूल्हे पे गर्म करेंगे, थोड़ा सा पानी लेकर के, और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, देखिएगा कि जितना पानी शुरू बार आप रखे थे उसमें गर्म करने के लिए, उसमें से थोड़ा बहुत कम होते जाएगा। जितना अधिक गर्म होते जाएगा उतना पानी का कम होते चला जाएगा। ठीक, तो सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी का भाप उड़ जाता है, तो हाँ उड़ जाता है, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। लोमड़ी रोटी उठाकर भाग गई। लोमड़ी रोटी उठाकर भाग गई, तो पाठ में मिला होगा आप सबको कि हाँ भाग गई। एक क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ पे अभी छूटा,
कि अभिनव प्रतिदिन नहाकर स्कूल जाता था। अभिनव प्रतिदिन नहाकर स्कूल जाता था, पर ये तो गंदा बच्चा था, ना होमवर्क पूरा करता था, ना नहाकर ही जाता था, नाखून भी नहीं काटता था ये। तो अभिनव अच्छा बच्चा तो था नहीं। तो अभिनव क्या प्रतिदिन नहा कर जाता था? तो नहीं। सही बात है, यहाँ पे नहीं जाता था नहा करके, नहीं कर लेंगे इसमें। आगे ये 6 नंबर तो हो ही गया। आगे ज है कि ईश्वर हमारे सभी कर्मों को देखता है। तो हाँ, ईश्वर हमारे सभी कर्मों को देखता है, क्योंकि ईश्वर अनंत हैं, हर जगह विद्यमान हैं। हम रोज़ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, हम आपको नहीं देख रहे हैं, आप हमको नहीं देख रहे हैं, पर ईश्वर सबको देखते हैं, हमको देखते हैं, आपको देखते हैं, हर इंसान को देखते हैं, हर चीज़ को, हर जीव को, हर प्राणी को, निर्जीव सजीव सबको देखते हैं। तो इसका उत्तर हाँ में होगा कि ईश्वर हमारे सभी कर्मों को देखता है। तो हाँ, हमारे सभी कर्मों को देखता है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी अहंकारी शिष्य थे। शिवाजी अहंकारी मतलब कि अपने आप में एकदम अहंकार भरा हुआ, घमंड के रूप में। तो शिवाजी ऐसे बच्चे थे, शिष्य थे अहंकारी? तो नहीं, शिवाजी अहंकारी शिष्य नहीं थे। गलत हो गया यहाँ पे। तो याद रखेंगे, शिवाजी अगर रहेगा पॉजिटिव इसका तो फिर यहाँ पे हाँ हो जाएगा, पर निगेटिव पूछ रहा है कि शिवाजी अहंकारी थे, तो नहीं थे। चलिए फिर आगे ज नंबर, हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। तो सही बात है, ऐसे ही मामूली सी क्वेश्चन है कि जो भी जीव है, जैसे कोई पक्षी है, कोई भी है, कोई छोटा मोटा कुत्ता हो गया, चाहे कोई भी जीव है, कोई मतलब छटपटा रहा है, गिर रहा है, किसी को मतलब जैसे हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग अपना खाना मांग लेते हैं कि हमें भूख लगी है, खाना दो। पर जो जीव, जो जानवर हैं, पक्षी हैं, ये लोग हम जैसे बोलकर नहीं बोलेंगे कि हमें खाना खाना है। तो हम लोग को इन लोग पे भी दया करनी चाहिए, कहीं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। देखते हैं कैसे अक्सर गलियों में लोग कुत्ते को मारते हैं, पीटते हैं, दौड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर भी जीव है, हमें सब पे दया करनी चाहिए। कोई भी जीव हो, गाय भैंस, घर पे जो भी पालतू हो, जंगली हो, सब पे दया करनी चाहिए। तो याद रखेंगे, हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। तो हाँ, करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। जो 3 नंबर दिया हुआ है, रेखा खींचकर तुक मिलान करें। तुक वो चीज़ होता है कि अगर कोई भी लाइन, जैसे कोई कविता होता है सिंपल सा, आप सबके बुक में दिया होगा कविता, या जो छोटे बच्चे का रेम्स बालगीत के बुक होते हैं, या कोई संगीत वगैरह जो भी होता है, तो उसमें जो फर्स्ट लाइन में कुछ लिखे होंगे आपको 10-5 वर्ड, तो सेकेंड लाइन में भी वहीं 10-5 वर्ड जो लिखा होगा, तो दोनों लाइन के अंत में एक जैसा शब्द दिखेगा। जैसा कि पहला लाइन के और अंत में आ गया यहाँ पे राम, तो सेकेंड लाइन के अंत में भी वैसा ही मतलब शब्द आएगा। राम के जगह पे काम आ सकता है, आराम आ सकता है, नाम आ सकता है, वैसा ही शब्द वही तुक होता है। जैसा कि यहाँ में वही तुक मिलाएंगे कि एक जैसा जो शब्द है। तो यहाँ पे देखेंगे क नंबर कॉलम और ख नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे होली, पहला जो है होली, तो होली जैसा कौन सा शब्द है? तो देखिए इसमें जैसे दिया है होली, रंग, भरा, अबीर, बजी। इसमें पढ़ेंगे तो डरा, डोली, भंग, सजी, कबीर, ये लिखा हुआ है। अब आगे हम जब मिलाएंगे तो इसमें देखेंगे कि होली के जैसा डोली, तुक मिल गया, एक जैसा दोनों हैं, बोलने पर एकदम एक जैसा, होली, डोली, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग जैसा क्या है? भंग। देखिए रंग या भंग, एक जैसा मिल गया, रंग, भंग। आगे है नेक्स्ट, भरा से डरा, एक जैसा, भरा, डरा, मरा, एक जैसे हो गए, ये तुक वाले शब्द हो गए। अबीर से कबीर, अमीर हो सकता है ना, तो ये सारे हो सकते हैं। तो ये सब तुक वाले शब्द हैं, जैसे एक जैसा हूबहू मिल जाए वो शब्द, तो तुकांग शब्द है। आगे बजी, तो बजी से सजी, एक जैसा है। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है, तो वर्ण की परिभाषा आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे वर्ण दे दिया गया, हम व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप सबके लिए क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं उसको यूट्यूब के माध्यम से डाला जा रहा है, ताकि आप लोग घर पर भी रह करके, सुरक्षित रह करके आप सेफ से आराम से पढ़ाई कर सकेंगे, जारी रखेंगे, आपका अध्ययन जारी रहेगा। तो वर्ण का परिभाषा याद रखिए कि वर्ण क्या है।
तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, मतलब उसे तोड़ के अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अ हो गया, अ में अब नहीं टूट सकता है कुछ। अब वर्णमाला, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक मोती दे दिए, मोती, तो इसको मोती कह रहे हैं। अब मोती का माला किसे कहेंगे, जब इसमें बहुत सारे मोतियों को गूँथ देंगे तो ये मोती का माला हो गया। तो वर्ण माला किसे कहेंगे, तो वर्णों का जो समूह हो गया, बहुत सारे वर्ण जब मिल जाएंगे तो उसी को वर्णमाला बोलेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, परिभाषा के माध्यम से याद रखना, क्योंकि परीक्षा में परिभाषा पूछा जाएगा, परिभाषा आपको याद रखना होगा। बाकी समझने के लिए आपको हम समझा दिए। आगे 6 नंबर यहाँ पे ऊपर देख ले रहे हैं, पहले और भी क्वेश्चन है या नहीं है, तो ऊपर तो नहीं है अब, तो यहाँ 5 वर्णमाला हो गया। आगे 6 नंबर यहाँ से देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आप सबको फ्रेश दिखाई दे। संज्ञा क्या है, देखिए 1 क्लास के आप बच्चे हैं, संज्ञा का परिभाषा भी डाला हुआ है, तो आप सबको संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण, वर्णमाला, ये सारा चीज़ को अपने जेहन में रखना होगा कि संज्ञा क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहेंगे, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस सब को जो नाम होते हैं ना, इस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक तरह से आपको और समझाने की दृष्टि से हम बोलें तो आपको इस मतलब आपके आँख से जो भी सारी चीज़ दिखाई दे रही हो, सारी चीज़ संज्ञा ही है। अब वो कोई इसमें जातिवाचक हो, कोई व्यक्तिवाचक है, कोई भाव है, कोई द्रव्य है, कोई समूहवाचक है, पर ये सारे के सारे जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हो, सारे के सारे संज्ञा ही हैं। ठीक, तो हमें संज्ञा की परिभाषा यहाँ पे याद रखना है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बस आपको हम परिभाषा, यहाँ पे संज्ञा नहीं पढ़ा रहे हैं, पर जब आपको व्याकरण का वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको वर्ण विस्तार से पढ़ाया जाएगा, संज्ञा विस्तार से पढ़ाया जाएगा, सर्वनाम सारा व्याकरण कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर बस केवल इतना ही कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, राम क्या है, नाम है, संज्ञा हो गया। पुस्तक नाम है, पटना नाम है, शहर का नाम है, शहर रख दिया वो भी नाम हो गया। ये सब सारे संज्ञा हो गए। आगे 7 नंबर दिया हुआ है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के वहीं 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन हैं, तो आइए बड़ा करके देख ले रहे हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और उसके बाद फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। इतना याद रखिएगा, पूरा का पूरा हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले थे सब आपको कंप्लीट करा दिए। तो याद रखिएगा, सारे वीडियो रोज़ देखते रहिएगा, प्ले करते रहिएगा। जिस तरह से अभी हिंदी का वीडियो आया वैसे ही आगे इंग्लिश का, साइंस का, SST का, सारे विषय का आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। रोज़ लगातार बने रहिए और रोज़ प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद।